Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So let's start with today's discussion, 24 February 2024. So first topic is that new moon are discovered around Uranus and Neptune after 20 years. तो इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स है, नेपच्यून और यूरेनस। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो यूरेनस में है उनका डिस्कवरी में 28 मून्स के अराउंड, और नेपच्यून में देखा जाए तो 16 मून्स है। तो ये इसकी की हाइलाइट्स है। उसके अलावा जो इमेजिंग उसकी डिस्कवरी के लिए कौन से टेलीस्कोप्स यूज किए गए, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप और मैगेलियन टेलीस्कोप्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कल्प मेधा। हम तब तक एक सत्य पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर न दे। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं हो सकते। ब्रैंड रसेल। तो आप में से कोई बोलेगा इस कोट पे? करूँ ना? ओके, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि गरिमा यानी कि डिग्निटी और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, तो वो दोनों ही जरूरी है तब अगर हमें एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, यानी कि फाइनल ट्रूथ रिवील करना है, तो जो कि आपके स्वतंत्र विचार पे डिपेंड करता है और वो उसके बिना नहीं हो सकता। तो इसमें हम ये एग्जांपल्स ले सकते हैं कि कुछ टाइम पहले एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर थी मजामा जोगाती, जिनको पद्मश्री मिला था फॉर द कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स। तो हम ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर वो ट्राइबल्स है तो उनके अंदर डिग्निटी नहीं होगी या फिर वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। तो यही उनका व्यक्तित्व दिखाता है अपने काम के प्रति, जो उनको इतने बड़े मंच तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट हमें इसमें यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज हाँ, एक अगस्त चीज तक। अगर मैं बोलूँ इस कल्प मेधा को एड्रेस करने के लिए तो कलेक्टिव लीडरशिप हम बोल सकते हैं। यस। ठीक है। एंड ऑल्सो दी वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो गवर्नेंस में भी। राइट। हाँ जी। नेक्स्ट अगस्त तक 65,000 कृषि सहकारी समितियां होगी कंप्यूटराइज, यानी कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंप्यूटराइज करने की बात कर रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं, तो वो है टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द कोऑपरेटिव। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इससे पेक्स को अपने पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीगेटिव क्रेडिट सोसाइटी सोसाइटी में विविधता लाने और कई सेवाओं शुरू करने में भी मदद मिलेगी। और उसका हम ये बोल सकते हैं कि जो ये माइक्रो फाइनेंसिंग एक्सपोजर की भी बात करने की रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से वो पहुंच नहीं पाता है, तो अगर कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज्ड वे हो जाएगा तो इससे हम इसको भी मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है आइडिया है सहकार से समृद्धि, जैसा कि हमने इसमें आंसर्स में भी लिखा था अपने इस टॉपिक पे। दिस पेव द वे टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने में आसानी हो जाएगी। डिजिटाइजेशन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जो हम देखते हैं कि देयर इज इशू ऑफ करप्शन लोअर लेवल पे, मतलब लोकल गवर्नेंस की हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ इवन पॉलिटिक्स देयर, तो वो नहीं हो पाएगा विद डिजिटाइजेशन, क्योंकि आप जो भी फजिंग या फॉर्जिंग करोगे ऑफ द डेटा, वो या तो मतलब आप अकाउंटेबल हो जाओगे, तो वी कैन ट्रेस दैट ऑल्सो। यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड, करो ना। नेक्स्ट इज क्वाड की अहमियत को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हमारी पसंद को अब कोई वीटो नहीं कर सकता। तो इसमें की हाईलाइट ये, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए क्वाड में मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो उसमें है इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने बोला है कि इंडो पैसिफिक, तो गोल ये है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव ट्रेड रिलेशंस बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। तो उनका कहना ये है कि ऐसे ही कोई भी हमारी चॉइसेस पे वीटो नहीं बना सकता। तो इसमें रचनात्मक, लचीला, सक्रिय, जवाबदेही और खुले दृष्टिकोण वाला उपक्रम दिखाया गया है। तो इसमें 5 की हाइलाइट्स है कि विदेश मंत्री ने बताया कि क्वाड के प्रमुख तौर पर 5 संदेश है। इनमें पहला बहुध्रुवीय व्यवस्था के विकास को दर्शाता है, यानी कि फर्स्ट हो गया मल्टीपोलर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज शीत युद्ध के बाद की सोच को प्रदर्शित करता है, यानी कि जब कोल्ड वॉर हुआ तो उसके आउटकम और उससे हमें क्या लर्निंग हुई उसको दिखाता है।
देन तीसरा है, यह किसी देश पर दबाव बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ है, यानी कि हम काउंटर रिएक्टिव एक्शन की, अगर कोई नेगेटिव प्रोपोगंडा किसी अदर कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं। फोर्थ इज, यह लोकतंत्रीकरण और सहयोग के दृष्टिकोण को दर्शाने वाला है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पावर को दिखाना। नेक्स्ट इज, आज कोई भी हमारी पसंद पर, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि वीटो आवर चॉइसेस ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। मानसी, नाउ यू कैन टेक लीड। या मैं ऐड करूंगी कि अ, जैसे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्वाड, हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, तो 1945 से पहले या 1945 के बाद जो यूएस एज अ हेजेमनी पावर था, हम बोलते हैं, तो इंडो पैसिफिक को सेपरेटली सेग्रीगेटेड मैनर में देखा जाता था। मतलब इंडियन ओशन वाज सीन टू बी अ डिफरेंट रीजन और पैसिफिक ओशन डिफरेंट। सो पोस्ट 1945 देन वी स्टार्टेड सीइंग कि यूएसए ने ही अपनी पोजीशन को रीपोजिशन किया एंड इंडो पैसिफिक को, जैसे पहले हम एशिया पैसिफिक भी बोल सकते हैं या इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडियन ओशन अप टिल द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है, कवरिंग द इंटायर पैसिफिक ओशन, तो उसको माना गया एंड दैट वी कैन से कि और कोलैबोरेशन हुआ जो इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज का है। एंड एक और यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेजिना डायलॉग, जो हमने कल कवर किया। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि जो एक नेवल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की जाती है तो क्वाड मेंबर्स, दैट इज मालाबार एक्सरसाइज विच इज डन इन द इंडियन ओशन रीजन। सो मालाबार एक्सरसाइज में इनिशियली चारों मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट राइट नाउ और द 4 मेंबर कंट्रीज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द मालाबार एक्सरसाइज। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग कि अगेन जो हम बोलते हैं डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ द ग्लोबल स्पेस, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर वर्क करना, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सीज उसको फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, रादर देन बीइंग असर्टिव एज वी आर सीइंग चाइना। दैट्स देयर। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे हम यूएस के मून लैंड मिशन की बात करें तो वी शुड नो द नेम ओडेसिस। ये हमने अपने ज्योग्राफी सेशन में भी कवर किया, ओडेसिस। सो दिस इज अ यूएस नासा का मिशन है एंड देन फर्स्ट प्राइवेट हाँ स्पेसक्राफ्ट। हाँ, फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मिशन टू रीच द लूनर सरफेस एंड 1972 के बाद भी पहला लूनर मिशन है। सो यहाँ पे एक लूनरो होस्टन बेस्ड इंट्यूटिव मशीन, सो दे ओपन्स न्यू टैब, तो दिस इज द मशीन विच इज सेंट विच इज बीन सेंड ऑन द मून। तो ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है। और जो इमेज है, दिस इज ऑल्सो बीन सेंड बाय दिस ओडेसिस लूनर लैंडर। तो दिस इज दी ओके। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो है यहाँ बात ओवरऑल यही हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को मैंडेटरी बनाया जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ नेपाल, जो भी एवरेस्ट क्लाइंबर्स हैं। तो जो भी क्लाइंबर्स जाते हैं, सिंस वहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं एंड अगर कोई ऐसा अनफॉर्सीन अनफॉर्चुनेट डिजास्टर हो जाता है तो हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस इट माइट बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के थ्रू उनकी लोकेशंस को हम हमेशा ट्रैक कर पाएंगे एंड टाइमली उनको जल्दी रेस्क्यू किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि हाउ safe adventurism can be promoted with the help of the electronic chips. तो that's important and यहाँ पे डेटा भी है कि we are seeing कि since 1953 300 persons have lost their lives while climbing the Everest. And Mount Everest, highest peak in the world, I think the height is 8848 meters and it is located in Nepal. 8849 meters I mentioned है. And Nepal में it is addressed as Sagarmatha in Nepali language. So यहाँ ओवरऑल ये बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ एंड चिप्स होती है, साथ हम कैसे और कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं? आप बोल रहे हो कैसे कॉपरेशन और बढ़ा सकते हैं? हाँ जी। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगेन अगर आप नेटवर्क्स की वैसे बात करोगे कि आप अपना फोन वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, तो दैट इज अ चैलेंज। तो दैट्स हाउ वी कैन से द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, आई थिंक ये और तो आप कैसे नेटवर्क या उनके साथ कोऑर्डिनेशन 24/7 मेंटेन कर सकते हो।
जहाँ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन एंड देन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. Then moving to the next topic, here we are seeing अगेन लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है जो इंडिया का विजन है उसको प्रमोट करना है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना. फॉर दैट वी आर हैविंग द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आल्सो सिंस 2020. सो यहाँ यही बात हो रही है कि इंडिया इन एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन रुपीज 3 लाख करोड़. सो इवन इन द डिफेंस बजट वी आर सीइंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो पॉइंट हमने कल भी रेज किया था कि shift from the revenue expenditure to capital expenditure becomes important to realize this vision. And defense production has crossed rupees 1 lakh crore mark, even in terms of export. तो पहले India used to be the net importer of the defense equipments, जो हम defense deals कितनी बात करते हैं as an example. So now we are seeing कि India has started to export also. So here or also we are having target of rupees 50,000 crore export. So this is important. यहाँ पे यही aspect है. And तो ओवरऑल यही है. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जाएंगे इन महाराष्ट्र. सो 2 इंडिया में डिफेंस कॉरिडोर्स भी हैं, उत्तर प्रदेश में है और एक तमिलनाडु में. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दे आर कनेक्टिंग 5 लोकेशंस इन ईच ऑफ द स्टेट्स. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट दोज लोकेशंस ऑल्सो. एंड ठीक है, डिफेंस एक्सपोज क्रिएट किए जा रहे हैं, इनोवेटिव इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा एंड MSMEs would be involved in this. So that's how local manufacturing is being promoted. So DAC, जैसे mention किया, that's important. The next we are seeing India's longest cable stayed bridge. So cable stayed bridge है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, जो ये cables को कनेक्ट कर रही है, होल्ड कर रही है इस पूरे ब्रिज को. तो जो इसके पीछे इंजीनियरिंग है एंड मैथमेटिक्स वर्क कर रही है, that's there. The name of the bridge is Sudarshan Setu between Okha and Bay at Dwarka Island in Gujarat. So it's again an example of how Sagarmala initiative and the Bharatmala initiative, they are working in the coastal states of India. And हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी जो बॉम्बे में one of the longest bridge बनाया गया. So this would be there again passing the union territory of Diu. तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, नाउ दे आर सिंगल यूनियन टेरिटरी एंड कैपिटल उनका दीव है. दैट्स इम्पोर्टेंट. नेशनल हाईवे 51 है. तो यहाँ पे भी जैसे नॉर्दर्न इंडिया में हम बात करते तो NH1 और वो वहां तक, लाइक NH1 से अप टिल समवेयर क्लोज टू NH50 हम बोल सकते हैं. देन यहाँ पे NH51 इज स्टार्टिंग. तो यहाँ पे भी एक ये आइडिया होना चाहिए. सौराष्ट्र रीजन इम्पोर्टेंट. तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है. देन ये कंपनी है USA की चिप मेकर कंपनी है NVIDIA. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं अगेन इंटीग्रेशन विद चिप मेकर और AI स्टॉक. अभी हमने बात करी कि एप्लीकेशन क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सेफर डिजास्टर्स, मतलब एडवेंचरिज्म. एंड यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखी गई, 250% सर्ज हुआ उनके स्टॉक प्राइसेस में. 250% इज लाइक वेरी ह्यूज अमाउंट. तो एक तो इसका वी कैन से कि इसके पीछे स्टॉक सर्ज होने के पीछे क्या रीजन है, तो फोमा हम बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो वो एक नेचुरल फैक्टर रहता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एंड बाइंग ऑफ स्टॉक्स होता रहता है. तो दैट्स हाउ द सर्ज कैन बी सो ह्यूज. तो GPU सेक्टर जो है चिप मेकिंग का, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, वहां पे ये डोमिनेट करते हैं. बट अभी रिसेंटली वी आर सीइंग कि शॉर्टफॉल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ दीज चिप्स, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द सप्लाई, बिकॉज ऑफ अगेन द मोनोपोली विच दे एंजॉय. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो सीइंग कि वही वर्चुअल मोनोपोली जो ये एंजॉय करते हैं. दो ये मेन रीजन है बिहाइंड द शॉर्टफॉल. तो वी आर सीइंग कि ग्लोबल लेवल पे US स्टैंडर्ड्स और चाइना स्टैंडर्ड्स डोमिनेट करते हैं. हमने बात करी चिप वॉर्स जो एक्चुअली US और चाइना के बीच में हो भी रहे, बट इट कैन अगेन स्पिल ओवर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं. एंड they are controlling 80% of the AI chip market. So that's that. तो यहाँ पे भी इंडिया में we are having the semiconductor mission. So overall इंडिया में यही है कि हमें import dependence कम करनी है, local manufacturing को boost करना है, जो हमारी national security के लिए भी important है. And when we talk about the challenge of unemployment, that is important. तो वहाँ पे upskilling and reskilling important हो जाता है. And how we can leverage the advantage of demographic dividend. So human resource is important.
then we are seeing कि पेइंग ऑफ फाइन्स एंड कैसे अभी ये जो इंसिडेंट एक केस स्टडी है कि व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस मिले कि आपको फाइन्स पे करने पड़ेंगे, तो मोटरिस्ट गॉट दीज मैसेजेस. सो अगेन दिस इज वी कैन टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स ओवर ईयर एंड हाउ जब हम बोलते हैं कि जो बिग टेक कंपनीज है सेल्फ रेगुलेशन अभी करंटली जो चल रहा है रेगुलेटरी रिजीम है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कल हमने देखा था कि इंस्टाग्राम ने एक ऐड भी रिलीज किया हुआ था, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी मेजर. तो दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमने बात करी कि QR कोड रिलेटेड साइबर क्राइम्स दे आर ऑल्सो ऑन द राइज. एंड जो एप्लीकेशंस अगर हम डाउनलोड करने की बात करते हैं तो दे शुड बी फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज लाइक गूगल प्ले स्टोर से या जो एप्पल का ऐप स्टोर है वहीं से डाउनलोड किए जाने चाहिए. एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज ऑल्सो देयर इन इंडिया जो कि 2013 की पॉलिसी है. सो दैट नीड्स टू बी अपडेटेड गिवन कि कितनी जल्दी जो द टाइम पीरियड ऑफ एवोल्यूशन है of these cyber crime, nature of cyber crimes that is happening. So these are certain areas जो हम यहाँ बात कर सकते हैं. अवेयरनेस पार्ट पे कल हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था. Then दूसरा इसमें हो सकता है कि जो स्लिप आता है दैट इज टेकिंग अप द फाइन, तो फाइन बगल में एक नंबर होना चाहिए कि अगर लगता है कि ये फेक है तो आप जाकर के ऑनलाइन साइट में जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं. अगर वहां पे भी है आपका नाम और साथ ही साथ फाइन्स, इसका मतलब सही है. नहीं तो फिर इट इज जनरेटेड फेक. एक मतलब ऐसा नहीं शॉर्ट कि उसको आप डायरेक्टली जाके पे ही कर दो अगर आपको ऐसा नोटिफिकेशन आया. पहले आप वेरीफाई करो ऑफिशियल सोर्सेज से. देन क्वाड के बारे में यहाँ पे हमने मल्टीपल एंगल्स डिस्कस किए एंड इंडिया ने जो 5 इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ क्वाड हाईलाइट किया. ये बोला गया कि अदर्स कैन नॉट हैव अ वीटो ऑन आवर चॉइसेस. तो एक तरीके से ये इंडिकेशन था कि यूएनएससी रिफॉर्म्स जो हैं कितना इंपॉर्टेंट है. एंड हमने प्री एंड पोस्ट 1945 डिवीजन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन की बात करी with again the rising threat of China. So we can move forward. Then FATF की हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. करना यू कैन स्क्रॉल डाउन. FATF वो बोल रहा है कि कंट्रीज को पता होना चाहिए अबाउट द डिग्री ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग कितनी हो रही है फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज. सो FATF दो मेजर रोल्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करना एंड proliferation in financial issues, again financial frauds जो हो रहे हैं. तो headquarters FATF का it is there in Paris and it's all ये तो आर्टिकल यहाँ क्या पे कह रहा है blacklist. FATF के बारे में? क्या प्रवेश, can you repeat? मैं कह रहा हूँ ये आर्टिकल क्या कह रहा है, FATF क्या करता है वो तो ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है मतलब आर्टिकल FATF के यही बारे बोल में? रहा है कि कंट्रीज को पता होना चाहिए डिग्री ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग कितनी हो रही है, बिकॉज डिग्री इज ऑल्सो चेंजिंग. डिग्री भी इंपॉर्टेंट है रादर देन सिंपली टॉकिंग अबाउट प्लेनली कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी है वहाँ इतनी क्वांटिटी है. तो हाउ दैट इज बीन चेंजिंग. तो यहाँ पे इसलिए रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है कि उनको प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी एक तरीके से मीडियम बन चुका है ऑफ द डाइवर्जन ऑफ मनी या टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग. तो इंडिया में वी कैन रिलेट इट टू the FCRA regulations which are there, Foreign Contribution Regulation Act, जो इंडिया में we are of late seeing also कि उसको strictly implement और follow किया जा रहा है. So overall ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रोल की बात कर रही है और जो पोटेंशियल अब्यूज है. ठीक, थैंक यू. देन जो इंडिया में अगर हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेफिनेटली एयरपोर्ट्स एक बहुत सिग्निफिकेंट है एंड हमने देखा भी है कि पहले कैसे टेररिस्ट अटैक्स किए गए ऑन द पार्ट ऑफ एयरपोर्ट्स की, हाईजैक्स हुए हैं एयरप्लेन्स के. सो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ मुंबई एयरपोर्ट की बात हो रही है तो इट इज़ दी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड यहाँ पे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दे टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी. तो यहाँ पे अभी ये इंसिडेंट हुआ कि बिकॉज बहुत ज़्यादा there was crowd तो कुछ gates को और ज़्यादा open up किया जाता है. तो on that part there was a security lapse कि a person entered the airport and boarding gate तक he could go there क्योंकि boarding pass नहीं था, ticket नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे उसको पकड़ा गया. तो एज पर एज सिक्योरिटी इज कंसर्न हमने पहले बात करी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट. देन इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में देयर इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हिच टेक्स केयर ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है इंडिया में व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2016. तो
प्राइवेट एजेंसीज जो ये पॉलिसी ये बोल रही है कि प्राइवेट एजेंसीज को हम एयरपोर्ट की जो नॉन कोर सिक्योरिटी फंक्शंस हैं वो हम प्राइवेट एजेंसीज को ज़्यादा देंगे, बट गिवन दिस इंसिडेंट्स नाउ वी नीड टू अगेन हैव अ रीलुक इनटू कि सच इंसिडेंट्स आर नॉट हैपनिंग, हाउ दीज प्राइवेट एजेंसीज इनको कैसे अकाउंटेबल होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगेन कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो क्राउड होता है, इतना बड़ा क्राउड होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर सिक्योरिटीज कैन लीड टू एनी अनफोर्सीन इंसिडेंट। कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक तरीके से बात होती है, तो एक तो होती है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ऑफ मोर एयरपोर्ट्स। एंड इंडिया में अगर हम सिविल एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो उड़ान स्कीम, उड़ान 2.0, दीज आर देयर। और रिफॉर्म्स में कि कैसे एयर टिकट प्राइसेस वो डिसाइड हो रहे हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी सिर्फ जो कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली पावर जो है या ओलिगोपोली कुछ कंपनीज की है, वो अपने बेसिस पे उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और फॉर्मूला होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्ड्स सिंड्रोम, और यहाँ पे एक डाउन सिंड्रोम मेंशन्ड है। तो दीज आर बिकॉज ऑफ उसमें मानसी अगर बोले कि 5 हाईलाइट अगर हम्म। कीवर्ड्स बोलना है फॉर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्या होना चाहिए? तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में मतलब एज अ कीवर्ड यहाँ पे क्या मेंशन, मतलब यहाँ तो स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी ये सब तो मेंशन्ड है। सेफ एंड सिक्योर एयरपोर्ट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन से। इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ई गेट लिखा हुआ है, ई गेट हो गया, विजिल नहीं, ई गेट हो गया, फिर डीजी यात्रा, फिर फेशियल रिकॉग्निशन लगा सकते हैं, डायरेक्टली कोई घुसे नहीं, ई गेट हो गया। और नहीं, फेशियल रिकॉग्निशन ये सब तो है औशिक, उसके बाद भी ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, मतलब क्राउड इतना ज्यादा था तो क्राउड मिसमैनेजमेंट देखा गया। तो उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, वो तो इतना कौशिक आप बोलो crowd दो के अलावा। मतलब ऑलरेडी है इसमें चेकिंग द आइडेंटिटी, CISF आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द, हाँ और ई गेट मैन्ड बाय PSA, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। तो मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन का इशू होता होगा विद द, क्योंकि यूज ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एट द एयरपोर्ट फॉर नॉन कोर सिक्योरिटी फंक्शन विच विल बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद MHA। मतलब दो, एक CISF हो गया, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, दोनों के बीच में मिसमैच के कारण प्रॉब्लम हुआ ये भी। हम्म तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, नहीं कौशिक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि व्हाट जो ही आप सेड, चैलेंजेस इन कोऑर्डिनेशन इनसाइड द एयरपोर्ट, क्योंकि एक एरिया दिया होगा ना कि यहाँ से प्राइवेट सिक्योरिटी ही काम करेंगे यहाँ हाँ, पे, ये ऐसे सेग्रीगेटेड है। यहाँ से यहाँ एरिया में CISF काम करेंगे, तो उस टाइम ओवरलैपिंग ऑफ एरियाज होता है। मेन एंट्री गेट पे इस सीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर चेकिंग द आइडेंटिटी एंड बोर्डिंग पास ऑफ द पैसेंजर्स, और ई गेट्स जो है दे आर मैन्ड बाय द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। तो ये जो फंक्शंस है दे आर डिमार्केटेड क्लियरली। हुआ ना तो प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना उसमें, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन कि नहीं अगर हो डिफाइन पाता। तो पीक मेरे रश हुआ। हिसाब से जो आपने बोला कौशिक, वो ठीक है, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है जिसमें RFID और फेस स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और सेंसर बेस्ड जो आप स्क्रीनिंग करते हैं। दूसरा ये है कि जो हर एयरपोर्ट के ऊपर दो तरीके की एजेंसीज लगाई जाती हैं, पहला होता है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो IB, और दूसरा होता है कस्टम। तो इन तीनों का, इन इन दोनों एजेंसीज का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, टाइमली इनका रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट्स के अंदर वैकेंसी वैकेंट रहती है, जिसकी वजह से जो है कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत आती है और सिक्योरिटी लैप्सेज होते हैं। इसके बाद जो वहाँ पर स्टाफ है, जो आपने बात की कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, तो उनके भी जो सिक्योरिटी हेड होते हैं, जो ऑपरेशनल हेड होते हैं, वो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी से। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है एक मतलब पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए। और इसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो किसकी है? इसमें सबसे अहम भूमिका है पैसेंजर्स की, कि पैसेंजर्स को हमको कहीं ना कहीं एजुकेट और एंगेज करने की जरूरत है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आप खुद तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन जो दूसरे सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर आपकी जिम्मेदारी के लिए लगे उनको भी आप कोऑपरेट करना है। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं ID कार्ड नहीं लाया तो आप मुझे जाने दीजिए। ओके। देन यहाँ दो सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसके पीछे मेन रीजन है देयर इज ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम्स,
which carries 3 copies of the chromosomes in their cells instead of 2 होने चाहिए जो normal human being में होती है. तो that's important. Apart from this, यहाँ पे यही important है. क्या है मानसी है एडवर्ड सिंड्रोम, बताना एक बार ढंग से। एडवर्ड सिंड्रोम में हम देखना पड़ेगा, बस यही बताना चाहिए देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं एंड जेनेटिक डिजीज है. जैसे क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई करना कि जेनेटिक डिजीजेस कौन से हैं. तो एडवर्ड सिंड्रोम एक हैज मिनट been identified from historic to prehistoric remains. तो यही है, इसमें यही होता है जो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें यही इशू है दोनों में, डाउन सिंड्रोम में और एडवर्ड सिंड्रोम. दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है ये पहले इंडिविजुअल्स में हुआ करता था, तो दिक्कत क्या आती थी, उनके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते थे उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर दिक्कत आती थी। एंशियंट डीएनए का जब सैंपल लेते थे उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती थी, स्क्रीनिंग नहीं हो पाती थी लोगों की। उसके बाद डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम जो है, इसके अभी तक हम देखते हैं 6 केस तो मिले डाउन सिंड्रोम के और 1 केस मिला है एडवर्ड सिंड्रोम का। ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये मोस्टली डाइड आइदर बिफोर और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, यानी हम कह सकते हैं दोनों सिंड्रोम अगर किसी के अंदर है तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। यहाँ पर ब्रॉन्ज एज की बात हो रही है, नियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, जहाँ पर हमें ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिले। और क्या दिक्कत आती है, स्केलेटल प्रिजर्वेशन में दिक्कत है, कंप्लीटनेस नहीं हो पाती है, पैथोलॉजिकल रिसर्चेज नहीं हो पाती है, डायग्नोस नहीं कर पाते इनको। इसके बाद आयरन एज स्पैन में भी देखने को मिला है कि किस तरीके से जो ब्यूरियल्स हैं वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी मिली है इन ऐसे लोगों के अंदर जो जिनके अंदर ये एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम पाए गए थे। इसके बाद डेथ थ्रू वेरियस रिचुअल्स इंडिकेटिंग रिकॉग्निशन इम्यूनिटीज एक्सेप्शनल ब्यूरियल्स, यानी जो मेडिटेरेनियन रीजन है, स्पेन है, यूरोपियन रीजन है, वहां पर भी जो नियोलिथिक एज थी, जो ब्रॉन्ज साइट्स हैं, वहां पर भी इन सारी चीजों के बारे में मिले हैं। और ना केवल ह्यूमन सेंट्रिक है बट ये एनिमल सेंट्रिक भी है, शिप और गोट्स में भी पाया जाता है। नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड मानसी। ओके, थैंक यू प्रवेश. नेक्स्ट हम बहुत बात कर चुके हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में. यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बात हो रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए इस जो भी हमारे सामने चैलेंज है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का. तो H1 रूल है. H1 रूल मतलब ये पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है बट इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. तो H1 रूल क्या बोलता है कि जो ओवर द काउंटर फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स है उसके लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको मेडिसिन आप बाय कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट केमिस्ट. तो जब ये रूल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पे भी यही था, उसको इसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया. बट देखा गया कि मतलब एज अ पार्ट ऑफ कि लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज में सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. बट स्टिल आप गिवन कि आपको कितना नेसेसिटी है ऑफ हैविंग दैट फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक, तो इसलिए ये जो बोला गया कि फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा बट सेकेंड और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स के लिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए. बट केरला अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इन द फॉर्म कि आपको फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट इसमें ये है कि ये केरला को ही कैसे हेल्प कर सकते हैं मॉडल, क्योंकि अगर हम केरला की लोकल लेवल बात करते हैं कि वहाँ पे क्या एडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं, तो पहला तो देयर इज हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो हेल्प करेगा. सेकेंड इज विलेजेस और जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पे भी हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, तो प्रिस्क्रिप्शन लेना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क देयर. सेकेंड वी आर सीइंग कि जो हाई लिटरेसी रेट एग्जिस्ट करते हैं इन द स्टेट ऑफ केरला, तो इवन दी पीपल दी रेजिडेंट दे आर ऑल्सो वेयर अबाउट कि ये कितना सिग्निफिकेंट है ये जो रेगुलेशन है, तो they would also accept this and उसको follow किया जाएगा. तो there's higher chances of being effectively implementing this thing. तो ये दो we can say कि advantages है जो exist करते हैं in the favor of Kerala, and इसको implement किया जा रहा है. तो as a part of solution we can talk about this. And तो अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है तब होता है जब आदमी हो या जानवर हो, उन दोनों की बॉडीज के अंदर बैक्टीरिया फंगी, ऐसे बैक्टीरिया फंगी डेवलप हो जाए जो आप जो मर्जी ड्रग्स लें उसका असर खत्म कर दें। यानी अगर आपको बुखार है तो आप दवाई लेते हैं बुखार की XYZ, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया और फंगी डेवलप हो चुके हैं जो उस दवाई का असर कम कर रहे हैं। इसको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
इंडिया के अंदर इसको कौन डील करता है? डेवलप भी क्यों होते हैं बॉडी में, क्योंकि वो मेडिसिन हम मतलब बहुत बार जल्दी बार लेते हैं। ले लेते हैं, हाँ, कि हमें लगता है ये तो हमेशा वही मेडिसिन आप ले जा रहे हो, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक पॉइंट ऑफ टाइम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो इसलिए वो यहाँ रेजिस्ट पर दूसरा जीन डार्विन की थ्योरी भी आ जाएगी कि जो भी डिजीज है या फिर कोई भी इंसेक्ट है वो भी अपनी क्षमताओं को इंक्रीज करता है, ताकि समय के साथ साथ, जैसे बोलते हैं ना, टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ अपनी कैपेसिटी बिल्ड होती है, तो उनके अंदर भी होती है, तो इस वजह से भी ये इशू होता है। ठीक है। तो इसके उसमें अलावा मैं ऐड करूँ कौशिक 2 मिनट में बोल लेता हूँ, फिर बोल लेना। इसके अलावा कौन सा एजेंसी है जो इसको पर्टिकुलर डील करती है? तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कितने तरीके का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है? पहला होता है लिमिटिंग अपटेक ऑफ ड्रग, दूसरा ड्रग का मॉडिफिकेशन, तीसरा ड्रग इनएक्टिवेट हो गया, और चौथे में ड्रग जो है वो इतना ज्यादा एक्टिव यूसेज हो रहा है उसका कि वो नेगेटिव इंप्लीकेशन डाल रहा है बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एंटी माइक्रोबल्स, यानी जो फंगी और बैक्टीरिया से आपके अंदर दिक्कत आ रही है, उसमें क्या क्या हो सकता है? तो पहला एंटीसेप्टिक, दूसरा एंटीबायोटिक, तीसरा डिसइंफेक्टेंट। सारे के सारे जर्मीसाइड्स हैं, और जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहीं ना कहीं मारने का काम करते हैं। सो नाउ ओशिक यू कैन स्पीक। ओके, मैं बस तो एक बार ओवरऑल कंप्लीट कर देती हूँ औशिक इस आर्टिकल को। ये बोल रहा है कि ये एक एस्पेक्ट हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ओवरऑल जब हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं। इसके अलावा और क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? तो फर्स्टली जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हायर लेवल पे है उसके लिए वी नीड टू मेक दी मेडिसिन अफोर्डेबल, और जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी कॉस्टली और एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको भी अफोर्डेबल बनाना एक एस्पेक्ट है। तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करना, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, तो वहां पे भी वी शुड बैन द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश फार्म्स, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। सो दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। और सर्विस डिलीवरी मॉडल्स पे फोकस करना, जहाँ पे भी से कि ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एंटीबायोटिक्स, स्टीवुडशिप एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल्ड डॉक्टर्स, जैसे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का रोल आ जाएगा, एज वी आर सीइंग कि वहाँ पे भी जो एक तरीके से करप्शन चलता है इन टर्म्स ऑफ सीट्स बेची जाती हैं। तो दैट्स देयर। एंड हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये भी बात करी थी कि जो कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड है, बट ना तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ना वहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो दिस शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। तो यही मेरे को यहाँ पे जो मल्टीपल एलिमेंट्स ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा था। औशिक, यू कैन ऐड अप। इसमें की हाईलाइट ये बोल सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर चीज से कनेक्टेड है, राइट फ्रॉम सैनिटेशन। सिर्फ एंटी माइक्रोबियल सिर्फ माइक्रोबियल से नहीं है कि आप ज्यादा खाते हो एंटीबायोटिक, आप खाना कैसे खाते हो, कहाँ पे रहते हो, सैनिटेशन फैसिलिटी कैसे है, गवर्नेंस कैसे है, सब पे डिपेंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि अगर डेटा की 50-70% एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो इरेशनल, तो केरला ने अमृत लॉन्च किया, जिसमें से 4 पॉइंट्स, 4 एरिया कि आप कम करें उसको, जो ओवर द टॉप काउंटर सेल है उसको कम करें। उसके बाद मैंडेटरी होना चाहिए कि आप रिपोर्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कितना आप देते हो। फिर एंटीबायोटिक कम यूज करोगे इन द पोल्ट्री सेक्टर, फिश फार्म। और लास्ट में चौथा है कि ओवरऑल जो ये करेंटली, और एनएबीएच, अब एनएबीएच इसमें क्या है? All NABH hospital collect this data monthly to reduce the hospital acquired infection और उससे रिलेटेड जो एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होता है बॉडी के अंदर में। तो 3 to 4 एरियाज है जब अगर देखा जाए तो बस। NABH यहाँ पे है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर्स। तो इट विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल द हॉस्पिटल रिगार्डिंग आप कितने आप प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, किसमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वो पता लगाने के लिए। और साथ ही साथ जब हम लोग पूरा एक सिर्फ पढ़े हेल्थ के बारे में, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के बारे में, तो सैनिटेशन सही होना चाहिए, स्वास्थ्य भरत अभियान का इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस। फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बोला जाए तो जन आरोग्य, जन औषधि से तरफ से आपको मिलता है सही मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, उसमें बात होता है। और फिर यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन,
rather than फॉर द माइल्ड फीवर, माइल्ड आपको कफ एंड कोल्ड होता है, उसके कारण आपका एंटीबायोटिक यूजेस कम हो सकता है। कंटिन्यू मानसी। We can continue with the next link kindly.